नक्सलवाद, माओवाद, ये नाम कैसे पड़ा और इस आतंक की धमक कहां कहां हुई, आज हम इस बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही लगातार चलने वाले एपिसोड में बालाघाट में नक्सलवाद का जाल कैसे फैला और परिस्थितियां क्या रहीं, ये भी हम जान सकेंगे। सन 1980 और 1990 के दौर में इस खूनी खेल की जड़ें जमी, जिसने उतार चढ़ाव के बीच ऐसी विचारधारा थोप दी जिसने आगे चलकर हाथों में हथियार थमा दिए। नक्सल इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसकी शुरुआत सन 1848 में जर्मनी के फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने की थी, जिसने एक लिटरेचर लिखा और इसे गरीब और अमीरी के बीच पावर और रिसोर्सेज पर कब्जा करने की बात कही थी। तब कार्ल मार्क्स ने इसे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी का नाम दिया। इसका असर ये रहा कि सन 1970 में रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जहां भी इसकी थ्योरी ने काम किया और बाद में सोवियत यूनियन बना, तब सीपीआई लॉन्च की गई। सीपीआई के प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में इस पर बैन लगाया और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सीपीआई को बैन कर दिया गया। साथ ही इसकी सदस्यता लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के लोग किसानों और श्रमिकों को अपने साथ जोड़ते थे और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया करते थे। उस दौर में भारत के भीतर जमींदारी सिस्टम चला करता था। किसानों से मजदूरी कराई जाती, जिसका एक हिस्सा जमींदार ले लिया करते और एक हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत। यही वजह थी कि किसान जमींदारों और अंग्रेजों से नाराज रहा करते थे। कम्युनिज्म को लाने में यही कुछ सूट कर गया और किसानों को जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे किया गया। यही दौर था जब हैदराबाद में निजाम के विरोध में बड़ी हिंसा हुई थी। वारंगल, नारगोंडा, करीमनगर, आसपास के कई शहरों के ग्रामीणों ने आंदोलन खड़ा किया, जहां सीपीआई के जमींदारों पर खूब हमले किए और उनकी जमीन को गरीबों में बांट दिया गया। इस हिंसा में गुरिल्ला वॉर हुआ करता था, छिपकर मारते थे और फिर भाग जाया करते थे। नॉर्थ बंगाल में ऑल इंडिया किसान यूनियन बनाया गया, तब तिभागा मूवमेंट शुरू हुआ और इसकी सफलता से लोग जुड़ते चले गए। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब तिभागा मूवमेंट थम सा गया था। भारत सरकार जब सत्ता में आई तो सीपीआई ने त्वरित क्रांति अभियान शुरू किया और इस दौर में सीपीआई की विचारधारा को लेकर चारू मजुमदार और कानू सान्याल ये दो बड़े चेहरे थे। पड़ोसी देश चाइना में कम्युनिस्ट माओवादी जदाओं ने 1 अक्टूबर 1949 को सरकार बना ली। तब सीपीआई भी चाइना की स्थिति को देखकर यहाँ भी गुरिल्ला आर्मी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट करना और सिटीज पर कब्जा जमाना चाहते थे। इनका कहना था कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करेंगे, जिसके समर्थन में लोगों को ये जोड़ने लगे। भारत सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाने का वायदा किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया और इधर सीपीआई ने वर्ष 1951 के आम चुनावों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने का मन बनाया। चुनाव हुए तो सीपीआई दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और आगे चलकर केरल के विधानसभा चुनाव में भी सीपीआई ने जीत दर्ज कर ली थी। तब सीपीआई को लेकर भारत सरकार ध्यान देती है और कानून बनाने पर विचार किया जाता है। इधर सीपीआई में 2 गुट बन गए। एक गुट ने अलग होकर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट रखा गया। ये पार्टी चारू मजुमदार के इशारे पर हथियार उठाकर सत्ता में आने की तैयारी में थी, जिसकी सोच थी कि बंदूक के दम पर ही पावर मिलता है। नक्सलवाद के आरंभ से अंत तक आगे की कहानी देखिएगा जरूर अगले एपिसोड में।